इस पे जावेद साहब, इज़न्ट दिस अ फॉली कि अगर हम ये अस्यूम कर लें कि लेट्स अस्यूम कि ये हमला जो है वो ईरान ने इनिशिएट कर दिया, अमेरिका ने नहीं किया, बट मेक मी अंडरस्टैंड एंड द व्यूअर्स एज वेल कि व्हाई वुड दे डू दिस, बिकॉज अगर उनको इतनी कंसेशंस मिली हैं जिसमें सैंक्शंस का हटाया जाना है, एसेट्स का अनफ्रीज किया जाना है, फिर वॉर जो थी उसको रोक दिया गया, तो ये तो विन विन सिचुएशन थी ईरान के लिए, तो फिर वो क्यों हॉस्टिलिटीज़ को रिज्यूम करेंगे? देखिए मुज़म्मिल भाई, आपको भी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका और मेरा व्यू इस पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है कि हम तो ये समझ रहे हैं कि ये जो एमओयू साइन किया गया है, आई मीन जो भी हमसे पहले हमारे दोस्त ने बात की वो सही है, लेकिन एमओयू तो साइन हो गया है ना। अब एमओयू बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग, मेरी नज़र में तो मैं आपको कहूँगा वो बाइंडिंग है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने उस पर साइन किया है। अगर उन्होंने साइन किया है तो इसका मतलब है वो उसको अग्री करते हैं। इसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट ने साइन किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और ये ऐसे बैठे बैठे नहीं हुआ। 4 महीने के मुज़ाकरात हुए हैं, फील्ड मार्शल के 2 विजिट्स हैं, मोहसिन नकवी शायद कई दफा गए होंगे। तमाम एक एक चीजों को थ्रेड बेयर डिस्कशन करने के बाद ये एमओयू तश्कील दिया गया, और ये एमओयू मेरी नजर में एक रोड मैप था जो तयन कर रहा था कि ईरान जो है वो जंग का रास्ता छोड़ के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ जाए। यानी उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके अनफ्रीज हो रहे थे, वो एक वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा बनने का रास्ता उनको फराहम किया जा रहा था, वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस कर सकते थे। इसको नजरअंदाज करके आप अगर टारगेट करेंगे एक ऐसी शिप को जो कि सिविलियन शिप थी, यानी 5-6 दिन पहले जो पहला हमला हुआ, मुजम्मिल आपको याद होगा कि वो तो एक सिविलियन शिप थी ना, उस पर तो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थी। अभी भी जो कल और आज जो टारगेट किया गया है उसमें से भी वो तमाम की तमाम शिप्स सऊदी अरेबिया की शिप फ्लैग कैरियर थी, थाईलैंड की फ्लैग कैरियर थी, और कतर की फ्लैग कैरियर थी। कतर वो मुल्क है जो कि मीडिएशन कर रहा है आपके लिए, यानी आप पाकिस्तान की मीडिएशन की जो तारीफ है वो दुनिया भर में हो रही है। फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की काविशें जो हैं वो इसमें सिंसियरली डिटरमिन्ड एफर्ट्स किए हैं उन्होंने, लेकिन कतर की भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। कतर तो एक पीस मेकर है, उसकी शिप को टारगेट किया, ये ईरान की तरफ से हुआ, यूएस ने तो नहीं किया ना इस पे हमला। पहला भी ईरान ने किया, फिर यूएस ने रिटेलिएट किया। नहीं तो जावेद साहब, व्हाट्स द रैशनैलिटी बिहाइंड दिस, क्योंकि ये तो फिर दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेथ विश। अगर वो ये सोचते हैं कि अब अगर मुआहदा भी उनकी मर्जी का हो गया, उसके बावजूद वो मिलिटरली मजीद कॉर्नर करते रहेंगे, तो इसकी मंतिक फिर लॉजिक क्या है? अगर हम अस्यूम कर लें, वैसे मुझे नहीं मालूम कि ऑब्जेक्टिवली किसने हॉस्टिलिटीज़ का दोबारा आगाज़ किया, बट स्टिल इफ आई बाय योर आर्गूमेंट, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? No, Muzammil, I don't think it's my argument. I think ये तो एक fact है ना. You know that who the first ship was targeted by Iran. ये तो I don't think it's my opinion. ये तो documented है सब कुछ. Rationale क्या है? ये सवाल ऐसा है जो जितना आपको बैफल कर रहा है, शायद उससे ज्यादा मुझे बैफल कर रहा है। कि आपको अगर एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता मिल रहा है तो फिर आप कॉन्फ्रंटेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही इसकी असेसमेंट या एनालिसिस हो सकती है कि वहां पे जो पावर डायनामिक्स हैं उनमें कोई तफरीक है। हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट और बशकियान हैं और जो कलब साफ हैं, जो पॉलिटिकल फेस ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, उनको प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कुछ लोग, और हो सकता है कि जो IRGC है क्या वो इस एग्रीमेंट को इससे एग्री ना करते हों शायद, या रिलक्टेंटली किया हो। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब ये MOU हो रहा था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो इनके सुप्रीम रहनुमा हैं उन्होंने तौसीक की है उस MOU की, यानी उनकी अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया है उसको। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले हमने देखा कि कालिबाफ साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, आपने भी देखा होगा, और वो इंटरव्यू भी ऑफ एयर कर दिया गया। तो उससे भी ये जाहिर हुआ कि हो सकता है कि वहां की जो पावर डायनामिक्स हैं, यानी जो ओपिनियन IRGC रखती है, हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है वो कॉन्फ्रंटेशन में ही यकीन रखते हों, और जो पॉलिटिकल फेस ऑफ गवर्नमेंट है वो शायद समझते हो कि हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। बट इट सीम्स लाइक देयर इज अ कंफ्यूजन विद इन द पावर स्ट्रक्चर। मैं इसको यूं असेस कर सकता हूं, ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी नॉलेज of what is going on, but it is unfortunate कि सिविलियन टारगेट्स किए जा रहे हैं। 80 हमले बहरीन पर। I really don't know what to say on this. ठीक है, बिल्कुल ये आप कह रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी, एक इंटरनल डिवाइड भी हो सकती है जो ईरान के अंदर एग्जिस्ट कर। ठीक है, बिल्कुल ये, और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ में इम्प्यूनिटी के साथ स्टेट्स एक्ट करती हैं, पता नहीं बाइंडिंग कुछ होता भी है या नहीं, बिकॉज अगर ICJ की भी बात करें तो वो भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या फिर कंसेंशुअल होती है। इस पे जावेद साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं ईरान के हवाले से कि
अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि ठीक है कि रैशनल रजीम है, वो कोई जो है वो मंतिक और दलील से अपना फ़ैसला नहीं करते, लेकिन तारीख़ ये बताती है कि काफ़ी प्रैग्मेटिक डिसीजन भी ईरान ले चुका है, और इट्स नॉट दैट दे आर 101% आइडियोलॉजिकल इन एवरी डिसीजन। क्योंकि मिसाल देता हूँ, ईरान इराक जंग के अंदर भी इसराइल से भी असिस्टेंस ली थी ईरान ने, काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए थे अगेंस्ट सदाम हुसैन। तो यहाँ पर भी अगर हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि ईरान अपने बेनिफिट के अगेंस्ट जा रहा है, वो कोई रैशनैलिटी मंतक या दलील नहीं देख रहा, तो ये वाकई प्रैग्मेटिज्म से बिल्कुल खाली हो चुका है उनका जो इंटरनेशनल कंसेप्शन है वॉर की, या फिर हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जी मुज़म्मिल, जस्ट बिफोर आई रिस्पॉन्ड, हमारे दोस्त ने कहा कि एमओयू जो होता है वो नॉमेनक्लेचर में क्या होता है। जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी अगर एग्रीमेंट भी हो जाएं और अगर वो बाइंडिंग भी हो जाएं, यूएन रेजोल्यूशन भी पास हो जाए, फिर भी अगर स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट ना करना चाहें तो वो नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज कि जब एक प्रेसिडेंट किसी चीज़ पे साइन करता है तो वो उसकी इंटेंशन का इजहार होता है, वो उन टर्म्स को एग्री करता है ताकि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर आगे बढ़े और वो किसी एग्रीमेंट में चले जाएं। एमओयू इसलिए साइन नहीं किया जाता है कि आप उसकी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो नॉन बाइंडिंग है, तो फिर फायदा क्या है? 4 महीने हम क्या करते रहे? मुज़ाकरात करने के बाद एक एमओयू लेकर आए हैं जिसको वो दिखा रहे हैं, तो फिर अगर वो बाइंडिंग ही नहीं है तो फिर तो वी हैव बीन वेस्टिंग आवर टाइम। फेस वैल्यू पे तो बाइंडिंग है, फेस वैल्यू की बात कर लें, इस बाइंडिंग एंड ऑल्सो इवन अगर वो एग्रीमेंट हो जाए जिसका जिक्र हमारे दोस्त कर रहे हैं, वो अगर जिस तरह आपने कहा अगर स्टेट्स उसको फॉलो ना करना चाहें तो इवन एग्रीमेंट को भी फॉलो नहीं करेंगी। वो तो यूएन रेजोल्यूशंस आपने देख ली हैं, यूएन की इसराइल पे पड़ी हैं, अब हमारे कश्मीर पे पड़ी हैं, वो फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी ना करे। वो तो फिर दुनिया में 2 किस्म की स्टेट्स होती हैं, एज स्टूडेंट डिप्लोमेसी में बताऊं आपको कि एक तो होती हैं नेशन स्टेट्स जो कि यूएन चार्टर को फॉलो करती हैं, वो एग्रीमेंट्स को फॉलो करती हैं। एक होती हैं रोग स्टेट्स। रोग स्टेट्स डोंट फॉलो एनीथिंग। अब पॉइंट्स पे आता हूं मैं आपके प्रैग्मेटिज्म और उसके ऊपर। देखिए मुज़म्मिल, वैसे एनपीटी साइन किया हुआ है ईरान ने, आप रोग स्टेट कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं आप। तो मैं आपको ये कहना चाहूँ, देखिए हम ये समझते हैं कि देखिए पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर आप बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान की एक सिंसियर एफर्ट्स थी कि इस मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए इसको सेटल किया जाए। मेरी नज़र में पाकिस्तान की एफर्ट्स के नतीजे में जो एमओयू आया, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैं समझता हूँ कि वो एक रोड मैप है दैट रियली, कुछ लोग उसको कह रहे हैं मुज़म्मिल गोल्डन ब्रिज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी अगर आप उसको फॉलो करें, उसके टर्म्स को देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि उसको क्यों वो बालाए ताक रख के करेंगे, तो ये एक बैफलिंग है। मैं ऑनेस्टली एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स मैं कुछ चीज़ों के बारे में अपनी ओपिनियन ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं भी कास्टर हूँ। रादर आई वुड लाइक टू आस्क ऑल द अदर्स, बिकॉज मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों आप एक अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी अगर आप ना हुर्मुज को चोक करेंगे वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? देखिए एज अ वॉर स्ट्रेटजी यू कैन यूज इट। अगर आप समझते हैं कि जंग के दौरान आप उसको चोक कर रहे हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, चले वो आप, मेरी नजर में वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, चाहे अमेरिकन ब्लॉकेड हो या इरानियन की तरफ से हो। इंटरनेशनल वाटर, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज इंश्राइंड, द राइट ऑफ नेविगेशन इज इंश्राइंड इन इंटरनेशनल लॉ। तो अगर आप लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको तो इंटरनेशनल लॉ के उन कन्वेंशंस को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपने कहीं किसी तौर पर उसको स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर यूज किया है, तो अब तो हम वॉर से निकल के एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे। तो हमें तो चाहिए था कि अगर खुदा ना खास्ता, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ वायलेशंस भी हैं कुछ चीजों में, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ एरिया में वहां पे माइंस हैं, वो समझते हैं कि वहां पे शिप्स ना आए, तो ठीक है। उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा ना, उन्होंने कहा कि माइंस हम हटा लेंगे एक महीने के अंदर अंदर। जी, तो वही ये जो 60 डेज दिए गए थे इसीलिए दिए गए थे। और प्लस ये जो वहां पे अगर आपने मामले को हल करना है तो देयर आर मेनी वेज, यू डोंट हैव टू गो टू द लास्ट ऑप्शन टू अटैक। यानी आप फोन उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कतर से तो कर सकते हैं ना। चले अमेरिका से आपका अगर गल्फ ऑफ ट्रस्ट है तो कतर से तो हो सकती थी बात, अगर उनकी शिप आ रही थी एक ऐसे रूट पे जो आपको समझता है यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो आपकी उनके साथ एक इतनी गुडविल तो है। यू जस्ट मेट देयर प्राइम मिनिस्टर, यानी कतर के प्राइम मिनिस्टर तो स्विट्जरलैंड में खुद आए हुए थे वहां पे जब वो मुलाकातें हो रही थी, तो वो उनसे बात कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा नादानिशमंदाना इक़दाम था। देखिए आई डोंट वांट टू साउंड इमोशनल, बट मैं समझता हूँ इस इलाके की
प्रॉस्पेरिटी, अमन के लिए जरूरी है कि इस एमओयू की पासदारी की जाए। ये इस खित्ते के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा हमको दिल बड़ा करके उसको बर्दाश्त भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम जंग की तरफ जाएं। और अगर ग्रीवेंसेस हैं भी, आपका जो क्रक्स है गुफ्तगू का वो ये है, तो उसको डील डिप्लोमेटिकली करना चाहिए, मिलिटरीली नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।